हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो हम लीनियर इक्वेशंस लेंगे वो हम लेंगे नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस का मीनिंग क्या है? देखिए कल जो लास्ट जो हमने 2 वीडियो बनाए हैं वहां पर कांस्टेंट टर्म हमारा 0 है, लेकिन यहाँ पर हमें कांस्टेंट टर्म में गिवन होगा, तो हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। पहले हम समझ लेते हैं कि जब हमारी इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस होंगी तब हमारे सॉल्यूशंस किस प्रकार से हम निकालते हैं रैंक की हेल्प से, और किस प्रकार से आते हैं हमारे सॉल्यूशंस, उनको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो होमोजीनियस होता है। कैसा? होमोजीनियस। तो हम उसको लिखते हैं ax इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। जब हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होता है, लास्ट वीडियो में भी हम इसको क्लियर कर चुके हैं, तो हम इसको लिखते हैं ax इज इक्वल टू b। यहां पर o जो होता है हमारा वो हमारा कॉलम नल मैट्रिक्स होता है, और ये हमारा नॉन जीरो नल मैट्रिक्स, मतलब कम से कम एक एलिमेंट हमारा नॉन जीरो होगा, राइट। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 मान लीजिए, या फिर प्लस d1 मान लीजिए, जैसे भी आप माने। a2x x 3/3 का मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं समझाने के लिए, जनरल फॉर्म में नहीं ले रहा हूं। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो हम और होमोजीनियस में हम किस प्रकार से लेते हैं? a1x v1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x v2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x v3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ये हमारा होमोजीनियस फॉर्म होता है और ये हमारा नॉन होमोजीनियस। तो आज जो हम सॉल्व करेंगे वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी हमारी, राइट। इसको हम पहले ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम निकालते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से पहले आप इसको इस प्रकार समझिए कि हमारा a क्या होता है हमारे यहाँ पर। इससे पहले आप a समझ लीजिए। a हमारा होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, a1 v1 c1, a2 v2 c2, a3 v3 c3। x हमारा क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स, वेरिएबल से बना हुआ, और v हमारा होता है कॉलम मैट्रिक्स d1 d2 d3। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यहाँ पर एक दो बातें हो रहे हैं, जैसा कि हमने वहाँ लास्ट वीडियो में बताया था। होमोजीनियस केस में यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है हमारे, और लेकिन हम जनरली नंबर ऑफ वेरिएबल्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं हम n से। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस को हम करते हैं n से। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम लिखते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A, इसको हम लिखते हैं क्या? R, राइट। ये कुछ हमारे जनरल नोटेशंस हैं, ये हमें मालूम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्या? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर आपको होमोजीनियस वाला केस समझना ना, होमोजीनियस वाला, तो हमने लास्ट जो हमारी 2 वीडियोस हैं उसमें फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। ये होमोजीनियस में किस प्रकार से हमारे सॉल्यूशन एग्जिट करते हैं ये आपको वहां से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं होमोजीनियस वाले केस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, केवल मैंने बता दिया था कि होमोजीनियस में इस प्रकार से हमें इक्वेशन गिवन होंगी और नॉन होमोजीनियस में इस प्रकार से हमें गिवन होंगी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से लिखते हैं ए बी, इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको किस प्रकार से बनाते हैं? a1 v1 c1 d1, a2 v2 c2 d2, a3 v3 c3, और ये हमारा d3। हम करेंगे क्या? हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB का हम रैंक फाइंड करेंगे और A का हम अलग से रैंक नहीं फाइंड करेंगे, वो यहीं से हमें मिल जाएगा। जब हम AB का रैंक फाइंड करेंगे तो वहीं हमें मैट्रिक्स A का रैंक भी हम वहीं से निकाल लेंगे, वो बताएंगे कैसे क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे हम। तो इसमें हमारे 4 केस हमारे बनते हैं। इसमें कौन कौन से? केस 1 हमारा ये बनता है, केस 1 इफ
रैंक ऑफ ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए, या फिर रैंक ऑफ ए बी हमारा जो ग्रेटर है नॉट इक्वल है, या फिर रैंक ऑफ ए बी वो जो हमारा ग्रेटर है रैंक ऑफ ए से। तो इस केस में क्या होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? इनकंसिस्टेंस। इन दिस केस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है? मतलब वहां पर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, और गिवन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। आप ध्यान रखिए इस बात को, क्या है हम बोल रहे हैं कि नो सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है? इनकंसिस्टेंट। देखिए क्लास 10 में हमने सेम रूल को फॉलो किया था। जब हमें लीनियर इक्वेशन हमें गिवन होती थी तो जब हमारा नो सॉल्यूशन आता था तो हम बोलते थे इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है मींस नो सॉल्यूशन। वहां पर हमें किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। अगर हमें ये केस मिलता है तो केस सेकंड के अंदर हमारे 3 केस बनते हैं। केस सेकंड के अंदर ही बनते हैं केस सेकंड की। अगर मान लीजिए रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए मिल जाए हमें, रैंक ऑफ ए, तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट होगा इस केस में। लेकिन इसके अंदर हमारे 3 केसेस हैं, दो इनकंसिस्टेंट है। यहां पर क्या हुआ? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है? कि हमें सॉल्यूशन तो मिलेगा, चाहे एक मिले या फिर मोर देन 1 मिले। 1 सॉल्यूशन होगा या फिर मोर देन 1 सॉल्यूशन होगा। जब हमारा 1 सॉल्यूशन होता है, सिंगल सॉल्यूशन होता है, तो हम उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मीनिंग क्या है? सिंगल, एक सॉल्यूशन मिल रहा है हमें। जब भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे यूनिक मिला है या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिले, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा। राइट। अब यहां पर हमारे 3 केस बनते हैं। इसमें 3 केस कौन से? सबसे पहला क्या है? R इज इक्वल टू एन। रैंक ऑफ ए भी इक्वल टू रैंक ऑफ ए है, लेकिन R इज इक्वल टू एन है, मतलब रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है। ये तो इसको तो फॉलो करता ही है, R इक्वल टू एन हो रहे हैं। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have unique solution. Equations have unique solution, और यूनिक का मीनिंग क्या है? सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा कि हमें कोई भी वेरिएबल असाइन करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब जैसे हम होमोजीनियस वाले लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, तो जब हमारा रैंक लेस होता था तो हम किसी एक वेरिएबल को मान लेते, भाई z इक्वल टू C1 मान लिया, z2 इक्वल टू यहाँ पर k मान लिया, जो भी मानते थे। तो यहाँ पर हमें किसी भी वेरिएबल को मान लेने की आवश्यकता नहीं होगी। राइट। इसका मीनिंग क्या है? नो वेरिएबल is to be assigned arbitrary values, मतलब किसी भी वेरिएबल को हमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानने की आवश्यकता नहीं है। राइट। इसको ध्यान रखना है। ए वाले केस को आपको ध्यान रखना है। V, इसके अंदर ही V केस हमारा बनेगा जब रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए होगा, लेकिन R इज लेस देन n होगा। इस केस में क्या होगा? भाई रैंक ऑफ ए बी तो हमारा रैंक ऑफ ए के इक्वल है,
लेकिन जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस है, मतलब जितने हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी संख्या से कम है हमारी रैंक। इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर और मेनी सॉल्यूशंस आर देयर और सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैव मेनी सॉल्यूशन, मेनी मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिलेंगे और इस केस में हमारा क्या होगा, n माइनस आर वेरिएबल कैन बी असाइंड आर्बिट्रेरी वैल्यूज, वैल्यूज मतलब हमें n माइनस आर वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी वैल्यूज हमें लेनी पड़ेंगी। जैसे x1 का वैल्यू हमने c ले लिया, y1 का वैल्यू हमने c2 ले लिया, c1 c2 इस प्रकार से हम ले रही होगी, क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे n माइनस आर, एक मिनट क्लियर दिख रहा है आपको एकदम, हाँ एकदम क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर क्या होगा इस वाले केस में, b वाले केस में n माइनस आर प्लस 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, n माइनस आर प्लस 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट। और एक हमारा लास्ट केस हमारा आता है c केस। c में क्या होगा, नॉन होमोजेनियस की बात कर रहे हैं हम। इस लास्ट केस में क्या होगा c वाले में, कि हमारा जो r है, जब हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ इक्वेशन लेस है नंबर ऑफ वेरिएबल से, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन, m का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सेम हमने होमोजेनियस वाले केस में बताया था। तो इस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिक अपने आप हमारा जो रैंक है वो लेस देन n हो जाएगा, अपने आप। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही हमारा r हमारा लेस देन n हो जाएगा। और r हमारा लेस देन n हो गया तो फिर से हमें b केस को अप्लाई करना है, सेम टू सेम हमारा v केस हो जाएगा, v वाला केस। इसको भी हम क्वेश्चन समझेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक एक प्रकार के सारे क्वेश्चन ले लिए जाएं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यूज द टेस्ट द रैंक, यूज द टेस्ट ऑफ रैंक टू शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमें शो करना है रैंक की हेल्प से कि ये इनकंसिस्टेंट है। तो हमें शो करना होगा रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए। कभी ध्यान रखिए, रैंक ऑफ ए हमारा रैंक ऑफ ए बी से बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि रैंक ऑफ ए बी ही हमेशा रैंक ऑफ ए से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, राइट। इसको समझने का प्रयास करते हैं, एकदम क्लियर समझ में आएगा, कोई शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें 4 इक्वेशन हमें गिवन है, 4 इक्वेशंस हमें गिवन है। प्रूफ हमें करना है कि हाँ भाई इनकंसिस्टेंट है। तो हमारे इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस आर 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 4x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, माइनस x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 9। 4 इक्वेशन में गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, राइट। तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस इज क्या होगी हमारी, ax इज इक्वल टू v होगा। a क्या है हमारा, यहाँ पर a है हमारा
कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 -1 1 3 -1 1 4 -1 2 -1 1 -1 वेरिएबल्स हैं हमारे 3 x y z और v हमारा जो कॉलम मैट्रिक्स होगा हुआ 4 6 7 9। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अब हम बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहीं से हमारा मेन हमारा जो रैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा स्टार्ट होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाएंगे। देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज क्या हो जाएगी हमारी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए को और बी को कंबाइन एक साथ मिला के लिख देंगे। तो 2 - 1 1 और यहाँ 2 बिंदु से लगा देते हैं 4 3 - 1 1 6 4 - 1 2 7 और -1 1 -1 -1 1 और ये हमें मिलेगा 9। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ पर ऑपरेशन लाएंगे तो रो में लगाइए। अगर आपने कॉलम को एक्सटेंड कर दिया, भाई यहाँ वन बनाने के लिए कॉलम को हम कभी कभी एक्सटेंड कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने समझाया था कि जब भी आपको किन्हीं 2 कॉलम को चेंज करना है तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर हमें उन वेरिएबल को एक्सचेंज करना होता है। यहाँ तो इस केस को याद रखिएगा आप, एक क्वेश्चन हमने कराया है लीनियर इक्वेशन की जो हमारी फर्स्ट वाला पार्ट 1 है, उस वीडियो में आप देखेंगे क्लियर, शायद पार्ट 1 में ही है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ 1 बनाना हुआ, तो 1 हम कई प्रकार से बना सकते हैं। पर यहाँ तो आप एक काम करिए कि इसको यहाँ ऐड कर दीजिए, 1 बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा ना। या फिर ऐसा ना करें कि आप जो है यहाँ हमें 1 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे 1 बताइए। इसको हम यहाँ माइनस कर दे रहे हैं तो फिर ये 0 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इस R4 को R1 से चेंज कर लेते हैं। R4 को R1 से चेंज कर लेते हैं, -1 बन जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। R4 को R1 चेंज कर लिया तो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा ये बना रहेगा -1 1 -1 9। R4 को मैंने R1 से चेंज कर लिया, 3 -1 1 6 4 -1 2 7 -1 1 -1 9 और ये हो गया 2 -1 1 और ये हो गया 4, राइट। इसका रैंक हम फाइंड करेंगे। तो अब इसका 3 टाइम्स तो यहाँ ऐड कर दीजिए, इसका 4 टाइम्स यहाँ ऐड कर दीजिए, इसका 2 टाइम्स यहाँ ऐड कर देंगे। तो हमारा ये -1 के जितने भी नीचे जो एलिमेंट है वो उनको हमें 0 बनाना है। एसलॉन एक तरह से हम एसलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इनको, एसलॉन फॉर्म में। तो हम लाएंगे ऑपरेशन R2 इज इक्वल टू R2 + 3R1, R3 इज इक्वल टू R3 + 4R1 एंड लास्ट ऑपरेशन लाएंगे R4 इज इक्वल टू R4 + 2R1, राइट। तो हमें इक्विवेलेंस हमें मैट्रिक्स में मिलती जाएंगी -1 1 -1 9। इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 0, इसका 3 टाइम्स यहाँ ऐड करना है, 3 टाइम्स तो 2 हो जाएगा। अच्छा, इसका 3 टाइम्स कितना आएगा -3, यहाँ ऐड करेंगे तो -2। इसका 3 टाइम्स 27 और 27 + 6 27 + 6 हो गया हमारा 33। इसका 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 0, इसका 4 टाइम्स 3, इसका 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो -2, इसका 4 टाइम्स ऐड करना तो 7 + 9 हो जाए 36। तो ये हो गया
43 हो गया, राइट। इसका 2 टाइम्स हमें यहाँ ऐड करना है तो 0, इसका 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो 1, इसका 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो -1, इसका 2 टाइम्स तो 4 + 18, ये हो गया हमारा 22, राइट। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आप एक काम कर सकते हैं कि इस R4 को R2 से चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये 1 बन जाएगा और 1 की हेल्प से हम इनको 0 बना लेंगे। एसेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना हमें, एसेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो R4 चेंज बाई R2, तो हमें ये मिल जाएगा -1 1 -1 9, 0 1 -1 22, 0 3 -2 43 और 0 2 -2 33। अब इसका 3 टाइम्स यहाँ माइनस करेंगे, इसका 2 टाइम्स यहाँ माइनस करेंगे, राइट। करिए जरा, स्कोर कर लेते हैं, तो इसको वहाँ तो नहीं कर सकते, यहाँ कर लेते हैं, वो यहाँ पर, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ स्कोर ऑफ कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा -1 1 -1 9 0 1 -1 22, इसका 3 टाइम्स यहाँ माइनस करेंगे तो 0, इसका 3 टाइम्स यहाँ माइनस करना है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स यहाँ माइनस करना है, तो 43 - 66, तो कितना हो गया, 66 - 43 हमारा हो जाएगा 3 2 23 किसका आएगा, माइनस का, प्लस का, माइनस का 23, इसका ट्वाइस यहाँ माइनस करेंगे तो 0, और ये ट्वाइस 0 हो जाएगा, इसका ट्वाइस यहाँ माइनस करेंगे तो ये भी 0, और इसका ट्वाइस यहाँ माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा माइनस का। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अब हमें यहीं पर देखना है जो हमारी रैंक ऑफ ए, जो हमारी मैट्रिक्स ए है वो तो हमारी फर्स्ट 3 रोज है, फर्स्ट 3 कॉलम्स हैं, और जो ए बी है ये कंप्लीट 4 कॉलम्स, तो ये केवल इतनी मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, यहाँ से फर्स्ट 3 कॉलम से, और ये कंप्लीट 4 कॉलम से हमें क्या मिलेगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है भी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या हमारा अगर हम केवल रैंक ऑफ ए फाइंड करना है तो हमें केवल इसको देखना होगा, देखिए इसको, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से निकालने के लिए, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए हमारा हो जाएगा 3, और यदि हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए भी निकालना है तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना है, 4। इसका मीनिंग क्या है, रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए, मतलब नॉट इक्वल है, और नॉट इक्वल है इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट केस हमारा बनेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, देयरफॉर गिवन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, और कोई सॉल्यूशन नहीं रखती है, इसका मीनिंग क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन और फॉलोइंग इक्वेशंस और एबव इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। नॉट कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या, इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ है। हमें रैंक ऑफ ए भी हमें कंप्लीट मिलेगी, रैंक ऑफ ए निकालना तो ये फर्स्ट 3 कॉलम्स हो वो हमें यहाँ से मिलेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था हमारा, मिल सकता है आपको इस पूरा क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अप्लाई द टेस्ट ऑफ रैंक टू एग्जामिन इफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। हमें ये रैंक मेथड अप्लाई करना है ये चेक करने के लिए कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। इफ कंसिस्टेंट फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट है तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म हम लिखेंगे इसका। तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द above equations are is ax is equals to b। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर हम इस फॉर्म को हम क्यों लिख रहे हैं, क्या रीजन है। 1 1 1 1 2 3 1 2 4 और ये है हमारा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मिलेगा 6 10 1। क्लास 12 में आप सेम टू सेम लिखते थे आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ए बी इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 3 1 2 4 हो जाएगा 6 10 1। यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, हमारा n इक्वल टू 3 है। नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू m इक्वल टू 3 है। और रैंक हम फाइंड करने जा रहे हैं, रैंक फाइंड करने जा रहे हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हम रैंक फाइंड करेंगे पहले, और मैट्रिक्स ए का। तो यहाँ पर सीधा सीधा बन बना हुआ है, तो सीधा आपको डायरेक्ट माइनस करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे आप R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। सीधा सीधा माइनस करना है आपको। तो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का इक्विवेलेंट फॉर्म हमें मिलता जाएगा। ये हमें मिलेगा 1 1 1 6, यहाँ माइनस करेंगे तो 0, यहाँ माइनस करेंगे तो 1 2 और 10 में से माइनस करेंगे तो 4। यहाँ आप सीखेंगे कि हम रैंक का कितना अच्छा यूज करते हैं यहाँ बीएससी में हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आपको एकदम बहुत अच्छे से क्लियर आइडिया लगेगा कि रैंक क्या है और रैंक का यूज क्या है। माइनस करेंगे फिर से तो 0, यहाँ माइनस करेंगे तो 1, यहाँ माइनस करेंगे तो 3 और यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस का 5। अब हम इसकी हेल्प से यहाँ 0 बनाएंगे। एसेलॉन फॉर्म हम बनाते हैं हर बार, क्या बनाते हैं एसेलॉन फॉर्म। तो R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2। तो ये हमको मिल जाएगा 1 1 1 6 0 1 2 4 और यहाँ माइनस करेंगे तो 0 0, यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें -9। आप जरा देखिए ये हमारा एसेलॉन फॉर्म बन गया, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। और इससे आप सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारी जीरोस बनी हुई हैं वो बिगड़ जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि रैंक ऑफ ए बी कितना है। भाई रैंक ऑफ ए बी जब हम चेक करेंगे तो कंप्लीट मैट्रिक्स से चेक करेंगे तो 1 नॉन जीरो रो, सेकंड नॉन जीरो, थर्ड नॉन जीरो, मतलब 3। रैंक ऑफ ए कितना है 3 है। भाई इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है 3। तो रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए। देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। हमारी जो इक्वेशंस होंगे वो कंसिस्टेंट होंगी, और कंसिस्टेंट है लेकिन साथ साथ रैंक ऑफ ए को हम क्या बोलते हैं, आर इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n, मीन्स r इज इक्वल टू n है। सिंस r इज इक्वल टू n, देयरफॉर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट हो गई, हैव यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला केस बन गया ना। सेकंड केस का ए वाला केस हैव यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है
अब यहाँ से थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देना होगा माइंड को। अब मैं देखिए इस सिस्टम को मैं किस प्रकार से लिखने वाला हूँ। ये हमारा एक तरह से मैट्रिक्स ए के इक्विवेलेंट है। तो दिस मैट्रिक्स 1 1 1 0 1 2 0 0 1 इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे इस कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के साथ, और इज इक्वल टू आएगा 6 4 -9 6 4 -9। और यहां से आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से करेंगे तो 0x मतलब 0 हो गया, y प्लस 2z, और यहाँ करेंगे तो सिंपल z। 6 4 -9 और दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है, दो मैट्रिक्स इक्वल है कब? यदि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 कोमा वाई प्लस 2z y प्लस 2z इज इक्वल टू 4, और z का वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गया -9, और z का वैल्यू -9 यहाँ पुट करेंगे तो 18, तो y हमें मिल जाएगा 14, y कितना मिल जाएगा 14, और z का वैल्यू 9, y का वैल्यू 14 पुट करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर हमें मिल गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 14 एंड z इक्वल टू -9। यही हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा एक चीज़ और, इसको देख लेते हैं, पहले दिख रहा है नहीं दिख रहा? ठीक है। अगर मान लीजिए आपको आंसर चेक करना है तो सीधा इन वैल्यूज़ को आप यहाँ रख के देख लीजिए, इक्वेशंस में रख करके देख लीजिए आप। तो ये आपको ये 15 - 9 6 हो गया, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन के लिए चेक कर सकते हैं जब हमारा सॉल्यूशन केवल यूनिक होगा, अदर्स के लिए हाँ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बस केवल, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चन हमारे देखिए, इसी वीडियो में हमारा ये जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वाला जो केस है वो क्लियर हो जाएगा। यहीं पर जो हम क्वेश्चन यहाँ कराएंगे उन क्वेश्चनों को अपने हाथ से निकालिए, फिर जो अदर क्वेश्चंस हैं उन पर भी प्रैक्टिस कीजिए, और ये फिनिश होने वाला है हमारा आज, या फिर एक वीडियो और बना देंगे तो शायद ही हमारा टॉपिक फिनिश हो जाए। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सो दैट द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व द सेम। ये जो हमारा ना, जो हमने केस सेकंड बताया था, स्टार्टिंग में जो थ्योरी बताई थी उसका केस सेकंड का बी वाला पार्ट है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेने का प्रयास कर रहे हैं हम, राइट। वो अगर आप बुक में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसके आंसर से ही चेक कर लेते हैं हम, भाई हाँ ये इस टाइप का, ये इस टाइप का। तो हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉन्स्टेंट टर्म को ले जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ +10 है ना, +10 मीन्स इज इक्वल टू -10, और -13 है तो इसको हम लिख लेंगे, इधर ले जाकर 13। तो मैट्रिक्स फॉर्म हमको मिल जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म इज AX इज इक्वल टू B होता है। तो A हमारा क्या होता है 1 - 3 - 8 3 1 - 4 2 5 6, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा वेरिएबल्स का, और ये हमारा कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स। तो कितना है 10 - 10 0 13। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, कंस्ट्रक्ट एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा इज AB इज इक्वल टू 1 - 3 - 8 3 1 - 4 2 5 6 x y z, सॉरी ये क्या लिख दिया हमने, -10 0 13, राइट। तो हम इस 1 की हेल्प से फिर से 0 0 बनाएंगे। हमेशा हम यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे वो हमारा होगा एशेलॉन फॉर्म। एशेलॉन फॉर्म से हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ वापस लाएंगे R2 इज इक्वल टू R2 - 3R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3
माइनस 2r। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पर। n कितना है हमारा 3, m कितना है हमारा 3, n3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे 3, नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे 3 है, बाकी सबको हम बाद में लिख लेंगे। तो इसको ऑपरेशन लगाइए आप यहाँ पर, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। इसका 3 टाइम्स माइनस करना है, तो 1 -3 -8 और ये हमारा -10। इसका 3 टाइम्स माइनस करेंगे तो 0, इसका 3 टाइम्स माइनस करना है तो 3 9 1 10, 9 1 10 हो गया, माइनस करना है ना। इसका माइनस करना है 3 टाइम, तो 8 3 24, 24 में माइनस करके तो 20 प्लस के हो जाएंगे ना। इसका 3 टाइम्स तो प्लस का 30, इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो 0, इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो 5 + 6 11, इसका 2 टाइम्स 8 2 जा 16 और फिर माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा। और इसका 2 टाइम्स यहाँ माइनस करना है तो ये कितने हो गए 20 + 13 33। अब आप एक काम करिए, यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ पर एक काम कर दीजिए, अगर ऐसा कहीं मिलता है तो ऐसे इस सेकंड रो में 10 से डिवाइड कर देंगे, कंप्लीट रो में डिवाइड होना चाहिए। हमारे जो नंबर्स हैं, हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे रेशनल फॉर्म में ना आए। देखिए 10 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये भी 10 से ये 11 से डिवाइड हो रहा है। अगर कंप्लीट रो डिवाइड हो रही है किसी एक नंबर से तो उसको डिवाइड कर दीजिए आप। जैसे हम लिख सकते हैं R2 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और यदि हम R3 को भी 11 से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये हमें मिल जाएगा 1 -3 -8 -10 0 1 10 से डिवाइड किया 3 और इसको 11 से करेंगे तो 0 1 2 और ये 3। अब अगर हम R3 में से R3 को हम R3 में से R2 को माइनस करने पर प्राप्त करें तो हमें क्या मिलेगा 1 -3 -8 -10 0 1 2 3 0 0 0 0। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि n तो हमारा 3 है, लेकिन रैंक ऑफ a क्या, रैंक ऑफ a, रैंक ऑफ a हमारा आ गया 2 और रैंक ऑफ a भी हमारा कितना आ गया, ये भी हमारा 2 आ गया। तो रैंक ऑफ a भी हमारा रैंक ऑफ a के इक्वल तो आ गया, रैंक ऑफ a भी रैंक ऑफ a के इक्वल है, लेकिन जो हमारा r है वो हमारा लेस देन n है। r हमारा कैसा, लेस देन n, r हमारा लेस देन n है, और r हमारा लेस देन n है, इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉरी पहले तो इसको लिखिए आप, रैंक ऑफ a भी इक्वल टू रैंक ऑफ a, देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो हो गया, कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है कि सिंपल रैंक ऑफ ए भी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, कंसिस्टेंट हो गया। लेकिन सिंस आर इज लेस देन एन, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा तो हमें कम से कम 1 या 2 वेरिएबल को मानना पड़ेगा, और वो कितने वेरिएबल को मानना पड़ेगा, n माइनस r मीन्स 3 - 2 = 1 वेरिएबल कैन बी असाइन आर्बिट्रेरी वैल्यूज। हमें एक वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। One variable can be assigned arbitrary value। एक वेरिएबल को हमें असाइन करना पड़ेगा आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए, राइट। अब हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए
यहाँ पर हम इस बीच वाले पार्ट को रख कर दे रहे हैं, यहाँ से केवल हम रेंज, सॉरी इसको तो रखना होगा ना हमें। देखिए यहाँ से हम इस प्रकार लिखेंगे कि ये तो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है ना, ये हमारा मैट्रिक्स ए, वन माइनस थ्री माइनस एट 0 1 2, लास्ट में जो आपको मिला है उसे आपको लिखना होता है इस फॉर्म में, और ये हमारा -10 3 0 -10 3 0। तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे x माइनस 3y प्लस सॉरी -8z डायरेक्ट रख देंगे इक्वल टू -10 एंड y प्लस z इज इक्वल टू 3। तो कोई भी एक वेरिएबल को मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप मान लेते हैं तो z इक्वल टू c, और z को वैल्यू c मान लिया आपने, तो y कितना आएगा 3 माइनस c, और यहाँ पर हम पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट से हमें क्या मिल जाएगा x माइनस 3y, तो -9 प्लस 3c माइनस 8c हो जाएगा इज इक्वल टू -10। तो हमें ये x हमको मिल जाएगा, x हमें कितना मिल जाएगा 5c, लेंगे तो 5c माइनस 1, 5c माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। x इज इक्वल टू 5c माइनस 1, y इज इक्वल टू 3 माइनस c एंड z इक्वल टू c, ये हमारा आंसर। अगर आप आंसर चेक करना चाहें तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, आपको आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए आंसर चेक करके दिखा देते हैं, यहाँ पर पुट कर दीजिए x का वैल्यू, तो x तो है 5c माइनस 1, करेक्ट आना चाहिए -3 टाइम्स ऑफ -3 मतलब 9 प्लस 3c, और ये कितना आएगा -8c। तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो गया और -10 हमको मिल जाएगा। अगर आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशंस में तो आपको ये इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसका मीनिंग क्या, हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर है ना वो बुक से डिफरेंट आ सकता है। बुक से क्यों आ सकता है डिफरेंट? क्योंकि यहाँ पर हमने z को असाइन किया है, z इज इक्वल टू c माना है। आप यहाँ y को मान सकते थे c, तो हमारा आंसर बुक से डिफरेंट आ सकता है लेकिन वो होगा करेक्ट, राइट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन हम लेने का प्रयास करते हैं यहाँ पर।